सर नमस्कार। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। ग्रेजुअली लोग जुड़ रहे हैं और मैं अब इस कार्यक्रम में विलम्ब ना हो इसके लिए हम अभी इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं आज के जो हमारे मुख्य स्पीकर हैं एमएसएमई डीआई से श्री गौरव गौरव गोयल जी, मैं आपका जीजेईपीसी के सभी सदस्यों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं जो हमारे ट्रेड के व्यापारी गण यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे ट्रेड के लिहाज से। तो मैं सर अपेक्षा रखता हूं कि आपका जो भी यहाँ पे वक्तव्य होगा उससे हमारे लोग निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त सर जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मुझे पता है कि ये दीपावली का एकदम अंतिम क्षण है जिसमें कि आप काफी व्यस्त हैं और आपको बड़ा ही मुश्किल से इसमें ज्वाइन होने में कठिनाइयां हो रही होंगी या लंबा समय यहाँ व्यतीत करने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बहुत लंबा सेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि आपके बीच में जो आज हमारे बीच में जो स्पीकर आज के हैं वो काफी इसमें अपनी महारत रखते हैं। इन्होंने कई एक्टिविटीज करी है, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने सेमिनार्स वेबिनार्स और इस तरह की एक्टिविटीज करके और अब इन्होंने लोगों को लाभ पहुंचाया है जिससे कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से जीजेईपीसी की तरफ से और हमारी कलीग हमारे एमएसएमई के कन्वीनर श्री मनीष जीवानी जी की तरफ से और हमारी कलीग नारी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मैं श्री गौरव जी से निवेदन करूंगा कि सर अब आगे के सत्र का आप संचालन करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम हमारा 2 फेज में होगा। प्रेजेंटेशन के बाद में जो आपके प्रश्न क्वेश्चंस होंगे, जो ऑडियंस में जो हमारे व्यापारीगण जुड़े हैं उनको आप सब सभी से निवेदन है कि आप Q&A में अपने प्रश्न को रखें और प्रेजेंटेशन के बाद में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। हमारे जो आज के प्रवक्ता है श्री गौरव गोयल जी। तो सर आप कृपया आप जो है मंच का संचालन करें। गौरव जी, थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me, Melanie madam. सर आवाज सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ा लाइक क्लैरिटी। बहुत एक्टिव रहती हैं। सबसे पहले तो नहीं आ रही है क्या? अभी आपको आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, अभी नाउ इट्स क्लियर। आई एम सॉरी, आगे मिस हो गया था तो अच्छा सॉरी। हाँ, मैं और ट्राई करता हूँ कि मैं अपना वॉल्यूम ठीक रखूं। थैंक यू मिथिलेश जी, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी आज जीजेईपीसी के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने की और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो इनिशिएटिव ले रही है हम उनको आप तक पहुंचा सके। आज आपने ये प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रखा गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो क्या होता है, हम उसको कैसे सर फिर से। हाँ नाउ जी मैं जी अभी ठीक है सर। आई थिंक मैं हाँ जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे प्लीज अलाउ करें जिससे मैं अपनी पीपीटी शेयर कर सकूं। जी बिल्कुल सर, आप शेयर कर सकते हो। ओके थैंक यू। इट्स विजिबल? यस सर, इट्स विजिबल। जी थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज का जो विषय रखा गया है वो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई की परिभाषा को चेंज करते हुए जो नया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रखा गया है उसके विषय पर आज का ये वेबिनार रखा गया है। हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन कम समय लूंगा मैं, जैसा कि सर ने बताया कि दिवाली का समय चल रहा है और हम लोग उसकी प्रिपरेशन में लगे हैं, समय कम है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अपनी तरफ से आपको ऐसे इनपुट्स दूं कि आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराकर जो मंत्रालय की स्कीमें हैं या फिर बैंकों के द्वारा जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट गारंटी लोन हो, इंटरेस्ट सबवेंशन हो, विद कोलेटरल फ्री लोन्स हो, वो आप बेनिफिट्स ले सकें, क्योंकि बिना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के ये बेनिफिट शायद आपको नहीं मिलेंगे हैं। जैसा कि आप सब
भी देख पा रहे होंगे, आज का विषय है उद्यम रजिस्ट्रेशन एवं न्यू क्लास। भारत सरकार ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए 1 जून 2020 को ये डिसाइड किया। गौरव सर, आपकी जो वॉइस है ना फ्लक्चुएट हो रही है थोड़ी। आप जो पोजीशन आपने पहले की थी वो शायद थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आपका जो माइक्रोफोन है काम सर, थोड़ा नहीं आ रही है आवाज, क्लैरिटी नहीं है सर। ईयरफोन यूज कर लेता हूँ, अगर आप 1 मिनट आप ईयर करने की परमिशन दें, मैं 1 मिनट ईयरफोन ले लेता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ जी। जब तक गौरव जी ईयरफोन अपना जो माइक्रोफोन ठीक करते हैं, हम आपको बता दें जो भी अटेंडीज यहाँ पे बैठे हैं, आज का जो सेशन है हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज एज अ काउंसिल हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट आती है कि कैसे करना है मैम, कैसे कौन सा एनआईसी कोड यूज करना है ज्वेलरी सेक्टर के लिए, कौन से पैरामीटर्स है, ये सारी चीजें जो है काफी बार हमको क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि क्योंकि ये जो है ये एंट्री पॉइंट होती है एमएसएमई के बेनिफिट्स के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन ना हो तो चाहे सरकार की जितनी भी अच्छी योजनाएं हैं वो आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो बेसिकली ये जो सेशन हमने रखा है इसी के लिए रखा है कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं आप अपने Q&A सेशन में आप डाल सकते हो। और गौरव सर जो है काफी एक्सपीरियंस हमारे जो ऑफिशियल है एमएसएमई DI गवर्नमेंट इंदौर से है, तो ये आपके जो भी क्वेरीज है ये रिजॉल्व करेंगे। गौरव सर, कैन यू कम बैक प्लीज? यस मैम, आपको मेरी आवाज अभी सुनाई दे रही है? जी अभी क्लियर है। ओके, सो मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा सा डिले हुआ। जैसा कि हमें रजिस्ट्रेशन की इश्यू आ रहा है क्या मैडम? शायद कहीं पे फ्लक्चुएशन है सर, थोड़ा सा एकदम क्लियर हो रही है और थोड़ा मैं इसको अपना मूवमेंट कर लेता हूँ। अकबर कहाँ है? जरा केबल निकाल ले यार। जैसे कि जब तक गौरव सर अपना जो माइक्रोफोन है वो एडजस्ट कर लेते हैं, तब तक मैं बता दूं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन में जो है। मैडम अभी आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जी अभी आ रही है बिल्कुल। अभी क्लियर है बिल्कुल? ठीक जी जी जी, तो कैन आई स्टार्ट? हाँ जी हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन की जो एग्जिस्टिंग प्रक्रिया थी जिसको उद्योग आधार कहा गया था, जो कि 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद फिर से नई डेफिनेशन को लॉन्च करते हुए किया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां थी, जिसमें मेन प्रॉब्लम जो आ रही थी बार बार की एक पेन से बहुत सारी एमएसएमईज ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। उसको देखते हुए बहुत सारे कंप्लेंट्स भी बैंकर से आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको क्या रिवाइव किया और 1 जून 2020 से नई परिभाषा एमएसएमई के लिए लेकर आए, जिसमें न केवल प्लांट एंड मशीनरी के इन्वेस्टमेंट बल्कि टर्नओवर को भी उसके साथ रखा गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एमएसएमई डीआई एक्ट 2006 का हवाला लेते हुए हमारे मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन में ये क्राइटेरिया दिया गया कि अब जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होगा वो ना केवल प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर के उसमें भी क्राइटेरिया को रखा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, माइक्रो के लिए अभी जो लिमिट रखी गई है, यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आप माइक्रो कैटेगरी में रहेंगे। और यदि आपका स्मॉल
कैटेगरी में आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से नीचे और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से नीचे होना चाहिए। और यदि आप ग्रो करते हैं, मीडियम स्केल में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो आपका टोटल टर्नओवर 250 करोड़ रुपीस और आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपीस के अंदर अंदर होना चाहिए। इसमें एक चीज और बताई गई है कि यदि आप दोनों में से एक भी क्राइटेरिया को सुपरसीड करते हैं, यानी कि आपका यदि प्लांट ऑफ मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, टर्नओवर आपका कम है, तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। और यदि आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कम है और आपका टर्नओवर की लिमिट क्रॉस कर गई है, तो भी आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से सरकार ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का जो नया क्राइटेरिया निकाला है वो मैंने आपको बताया। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 1 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है। मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब दो चीजें हैं, टर्नओवर के साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट। इसी क्लासिफिकेशन के बेस पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अब जनरेट किए जा रहे हैं, जिनको उद्यम रजिस्ट्रेशन का नाम दिया गया है और इन्होंने उद्योग आधार जो है रिप्लेस किया गया है। मैं आपको यहाँ पर ये बात भी बताना चाहूंगा कि जिस भी एमएसएमई के पास अभी उद्योग आधार मेमोरेंडम है वो केवल आपका 31 दिसंबर 2021 तक वैलिड है। इसके बाद ये आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा, आपके यूज का नहीं रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपने उद्योग आधार मेमोरेंडम को उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेट कर लें। उसी की प्रक्रिया बताने के लिए आज हमारे द्वारा ये जीजीपीसी के द्वारा ये वेबिनार रखा गया है कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद आप मंत्रालय के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो एमएसएमईज को बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं। इस एक्ट जो ये नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें कौन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का रजिस्ट्रेशन ले सकता है? कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपनी माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस सेटअप की हो, उन्होंने पहले से या तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है और केवल सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर वो इस रजिस्ट्रेशन को ले सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है। और ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन एन एंटरप्राइज विल बी असाइंड ए परमानेंट आइडेंटिटी नंबर, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक परमानेंट डिजिट का नंबर मिलेगा जो कि आपके उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिसका क्लासिफिकेशन रखा गया है 23, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट, एंड देन फर्दर नंबर 5 डिजिट नंबर। तो इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जो कि यूनिक होगा। और जैसे ही आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसके बाद आपको ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम आती है कि सर हम गलती से किसी फेक वेबसाइट पर चले गए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आईटी में साइबर फ्रॉड्स भी बहुत सारे हैं। तो मैं आज आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बताऊंगा जहां पर जाकर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा केवल हमें उसी पर जाना है। यदि आप किसी फेक वेबसाइट पर जाते हैं तो वो लोग आपसे 2000, 5000, 15000 जैसा उनको ठीक लगता है वैसे चार्ज लेते हैं। उसके बावजूद भी सर्टिफिकेट इशू करने में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं और लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। पिछले 1.5 साल में हमारे पास बहुत सारी ऐसी ग्रीवेंसेस आई हैं जिसमें हमें पता चला है कि उन्होंने फेक वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की और उनका पैसा चला गया, डिजिटल पेमेंट उनका जा चुका था, लेकिन उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ। तो अवेयरनेस ना होने के कारण ऐसा हुआ और आज ये जो वेबिनार है इसलिए रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कंपोजिट क्राइटेरिया रखा गया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का, जो कि आपकी कैटेगरी डिसाइड करेगा, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यदि आप किसी भी सीलिंग लिमिट्स को क्रॉस करते हैं अपनी प्रेजेंट कैटेगरी में तो आपका जो क्राइटेरिया है वो चेंज हो जाएगा। इट विल सीज टू एग्जिट इन द कैटेगरी एंड नेक्स्ट हायर कैटेगरी में आपको वो लेकर जाएगा। ऑल यूनिट्स के लिए जीएसटीएन पहले ये कंपलसरी था, लेकिन अभी जीएसटीएन का जीएसटीएन की गाइडलाइन के हिसाब से हटा, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड के आप उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। जो सबसे बड़ा इसमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कैसे होगा, इक्विपमेंट कैसे होगा।
तो ये पूरा का पूरा पोर्टल इंटीग्रेटेड है आधार के पोर्टल से और साथ के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये पोर्टल लिंक है। जैसे ही आप आपका पैन कार्ड डालते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आधार डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली ITR का डेटा ले लेता है। यदि आपने ITR जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनके टाइम लिमिट में फिल किए हैं, आपने रिटर्न किया है, आपका ऑडिट हो चुका है, तो यदि ये सब चीजें ऑल पोर्टल पर होगी तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो प्रोपोलेटेड होके ले लेगा। अदरवाइज अगर वहां पर आपको नहीं मिलती है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पर भी वहां उसमें फाइनेंशियल ईयर में डाल सकते हैं। कौन से फाइनेंशियल ईयर में कौन सा डेटा डालना है मैं आपको अभी थोड़ी देर से उसको बताने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा? जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का, ये केवल ऑनलाइन फॉर्म है, कोई फिजिकल फॉर्म की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आधार नंबर जरूरी है। आधार नंबर के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। उसके ऊपर OTP आते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो हमें OTP नहीं मिलते हैं, और OTP ना मिलने के कारण हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो हमारे पास प्रोप्राइटर जो भी हैं उनका आधार नंबर होना चाहिए। यदि हमारी कंपनी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्रस्ट है, तो जो भी आपका पर्सन है उनका पैन कार्ड इसमें यूज किया जाएगा। GSTN एंड पैन कार्ड उनका होगा, आधार जो भी आपके ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका यूज होगा। ये देख पा रहे होंगे आप कि कौन लोग इसके लिए पर्सन की किसकी आधार की रिक्वायरमेंट है। यदि प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर के आधार की रिक्वायरमेंट है। पार्टनरशिप फर्म है तो MD या मैनेजिंग पार्टनर जिनको भी हमने बनाया उनकी रिक्वायरमेंट है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की रिक्वायरमेंट है, और बाकी जो भी अदर्स हैं, सोसाइटी, LLP, ट्रस्ट, उनके लिए ऑथराइज सिग्नेटरी के आधार की रिक्वायरमेंट है। ये बताने का मेरा उद्देश्य यह रहता है कि नॉर्मली हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि सर हम 3 पार्टनर हैं तो हम किसके डेटा से इसको रजिस्ट्रेशन करें। तो आप इस तरह से जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है तो आप रजिस्ट्रेशन में उनका आधार यूज कर सकते हैं। इफ आप पहले से रजिस्टर्ड हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन में और आपका थोड़ा सा उद्योग आधार आपके पास ऑलरेडी है तो आप उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे जाकर अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं, और वहां पर आपकी जो पहले से इंफॉर्मेशन वहां फील्ड है वो ऑटोमेटिक वहां पर दिखाई देगी, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब एक नया प्रोविजन किया गया है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम में ऐसा होता था कि एक पेन से अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग, एक ही इंडस्ट्रीज के लोग यदि उनके जैसे मान लेते हैं इंदौर में एक यूनिट है, उनकी पीतमपुर में एक यूनिट है, एक उनकी यूनिट भोपाल में है, तो वो मल्टीपल उद्योग आधार मेमोरेंडम निकाल लेते थे। लेकिन यदि अभी कंपनी का पैन कार्ड एक है तो वो एक से ज्यादा उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। आप मल्टीपल एक्टिविटीज उसमें ऐड कर सकते हैं। आपका एक ऑफिस होगा, हेड ऑफिस, जहां से आप सारे कॉरेस्पोंडेंस करते होंगे उसका डिटेल आप दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके प्लान्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये पैन कार्ड के ऊपर मेनली डिपेंड करेगा कि उस पैन कार्ड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं। तो नो एंटरप्राइजेस सेल फाइल मोर देन 1 उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसमें ऐसा प्रोविजन किया गया है। अगर आप इंटेंशनली कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देते हैं तो इसमें सेल्फ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस रखे हुए हैं पेनल्टीज के अंडर सेक्शन 27। तो आप कोशिश करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दें वो सही दें, क्योंकि इससे आपको ही फायदा है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे बहुत सारे उद्यमी हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स भी अब MSME रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो जिनके ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं वो उद्योग आधार मेमोरेंडम उनके पास है तो उनको सीधा वेबसाइट पर जाकर माइग्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अभी ये जो आप डेट देख पा रहे हैं ये केवल मार्च तक वैलिड थी, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा देखते हुए 31 दिसंबर 2021 किया हुआ है। लेकिन 31 दिसंबर 2021 के बाद अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उद्योग आधार मेमोरेंडम इनवैलिड हो जाएंगे और ये केवल ऑब्सोलीट हो जाएंगे, और आगे केवल उद्यम रजिस्ट्रेशन ही रहेगा MSME का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अपडेट कैसे कर सकते हैं इंफॉर्मेशन? कोई भी अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन को अपडेट कर सकते हैं पोर्टल को यूज करके, लाइक ITR, GST का डिटेल्स, ये सब चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी
अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट का पोर्टल है। उद्यम रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है उस बार चार्ट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप विजिट करें, गूगल पर जाएं। गूगल पर जाने के बाद आप https udyamregistration.gov.in की वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने अभी तक अपनी एमएसएमई को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, यानी नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उनके लिए, जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम है उनके लिए ऑप्शन दिया गया है, जिस आप देख रहे होंगे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। तीसरा जो ऐसा है कि जिन्होंने अपना उद्योग आधार मेमोरेंडम असिस्टेड फाइलिंग यानी कि डीआईसी के थ्रू बनाया था। डीआईसी हर जिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक जिला व्यापार उद्योग केंद्र खोले गए हैं, उनके थ्रू यदि आपने बनाया है तो आपको थर्ड ऑप्शन में जाना होगा। जैसे ही आप तीनों में से एक भी ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका आधार नंबर डालिए, आपका नाम डालिए, वैलिडेट करें आधार को। आपके मोबाइल नंबर जो भी आधार से लिंक होगा वहां पर ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंटर करें तो आपके पास एक फॉर्म फर्दर आगे खुलेगा, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ऑफिशियल पोर्टल आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। मैं आपको ऑनलाइन भी चेक बताऊंगा कि कैसे आप उसमें ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस हैं जहां पर आप जाके क्लिक करें, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए आधार नंबर और आपका नाम पूछेंगे। एक चीज मैं इंपॉर्टेंटली यहाँ बोलना चाहूंगा कि जब भी आप अपना नाम यहाँ मेंशन करें तो ये चीज ध्यान रखें कि हमें नाम अपना वही मेंशन करना है जो हमारे आधार में लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो सर्वर है कनेक्टेड है आधार के सर्वर से, और ये दोनों डेटा को वैलिडेट करता है, उसके बाद ही ओटीपी आता है। जैसे आप ओटीपी का वैलिडेट एंड ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालिए। ओटीपी डालने के बाद इस तरह से एक फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपको संगठन का प्रकार यानी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, ट्रस्ट है, एसएचजी है, जो भी आपका स्टेटस है वो सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा जाएगा वेदर यू हैव पैन और नॉट, तो आपको पैन नंबर डालना है। यदि आपने आईटीआर भरे हैं तो आप यस कीजिए, यदि नहीं भरे हैं तो नो कीजिए। फिर आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर आईटीआर की डिटेल डाल सकते हैं। कौन सा टाइप का आईटीआर आपने फिल किया है उसका डिटेल डालिए। जीएसटीएन आपके पास है तो आप उसको यूज करें, अगर नहीं है तो आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप आपका नाम डालिए जो भी आपके पैन और आधार में, मैंने आपको पहले ही बोला था यदि आप आधार का नाम यूज करते हैं तो ये आपको ऑलरेडी वहां पर मेंशन दिखेगा। मोबाइल नंबर आपको दिखेगा पहले से ही। ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस मेंबर्स के, किस एजेंसी के लिए, किस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड पार्टनरशिप में किस व्यक्ति का हमें आधार यूज करना है, कंट्रीब्यूशन क्या रखना है, उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमसे हमारा सामाजिक स्टेटस पूछा जाता है कि हम सामान्य हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम ओबीसी हैं, हम पुरुष हैं या महिला हैं, हम दिव्यांग तो नहीं है। हमारे उद्यम का नाम पूछा जाता है, उद्यम का नाम आप डालें। प्लांट एंड इकाइयों के नाम आप डाल सकते हैं मल्टीपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, मल्टीपल उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, तो आपको इसी में ही अपनी सारी इकाइयों के नाम डालने पड़ेंगे। जब आप नाम डालते हैं तो आपसे उनके एड्रेस पूछे जाते हैं। आप जितनी भी इकाइयां हैं अलग अलग एड्रेस आप उसमें डाल सकते हैं और मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस नॉर्मली हम सभी का एक ही रहता है। हम जाएं वहां पर पूरा ऑफिशियल एड्रेस डालें, उसको ऐड करें। यदि आपके पास पहले से ही कोई रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई का तो आप इस ऑप्शन को यूज करके वो डेटा डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है 15th ए, जहां पर हमारा जो है एमएसएमई जो हम जिसमें हम काम कर रहे हैं वो कब से इनकॉर्पोरेट हुआ था या रजिस्टर्ड हुआ, उसका डेट डालना है। ये डेट वो हो सकती है जब आपका जो एंटरप्राइज है जिस दिन स्टार्ट हुआ था, ये वो डेट रहेगी। क्या आपका बिजनेस रनिंग में है या नहीं है तो वो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यस और नो। और कमिटमेंट कब से हुआ उसकी डिटेल आपको देनी है। फिर बैंक की डिटेल देनी है 16 नंबर पॉइंट में। नॉर्मली लोगों का डाउट रहता है कि सर बैंक की डिटेल क्यों मांगते हैं आप लोग, उसके क्या रिक्वायरमेंट है। तो बैंक का डिटेल लेने का केवल एक ही मकसद है कि यदि आपको भारत सरकार के द्वारा किसी भी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट्स यानी कि वित्तीय बेनिफिट्स मिलता है तो वो आपको डीबीटी के माध्यम से यानी डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से आपको मिलेगा। आपको किसी ऑफिस में जाने की नहीं है, जरूरत नहीं है, सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में आएगा। वो अकाउंट उस समय आपका काम आएगा कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन में कौन सा अकाउंट दिया है, क्योंकि सरकार
पेपर में दिए हुए अकाउंट को ऊपर ही ट्रांजेक्शन करेगी, जो भी आपने अकाउंट्स दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा जाएगा कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विसेज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, सर्विसेज ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रोडक्ट में सर्विसेज लगती हैं उनके लिए। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा, रेस्टोरेंट एक्टिविटीज है, इंटर आईटी सर्विसेज है, आपका प्रिंटिंग सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज है। मैं आपको क्लासिफिकेशन कोड्स बताऊंगा, तो इस तरह से सर्विसेज सेलेक्ट कीजिए। आपसे फिर पूछा जाएगा कि एनआईसी कोड सेलेक्ट करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा इंडस्ट्री को क्लासिफाइड करते हुए 2 डिजिट कोड, 4 डिजिट कोड एंड 5 डिजिट कोड में एमएसएमई को क्लासिफाइड किया हुआ है। हमें वो एनआईसी कोड सेलेक्ट करना है जो हमसे बेस्ट सुटेबल मैच होता हो, हमारी एक्टिविटी से मैच होता हो, हमें वो एनआईसी कोड ऐड करना है। आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विसेज कर सकते हैं और मल्टीपल एक्टिविटीज उसमें ऐड कर सकते हैं। यदि आप टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो आप इस तरह से मल्टीपल एक्टिविटीज उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके साथ कितने व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, थर्ड जेंडर कितना है, तो आप सब वो जानकारी यहाँ पर डाल सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो हमारे पास एक संदेह रहता है कि सर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी चाहिए। यदि आपने प्रॉपर आईटीआर भरा हुआ है तो ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा आपके इस डेटाबेस में। इसके अलावा आप खुद से भी डाल सकते हैं। आप आपके लास्ट जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं 2020-21 में, तो आप 31 मार्च 2018-19 में जो आपका रिटर्न फाइल किया हुआ है, आप उसको बैलेंस शीट को लीजिए और बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या थी आपकी, इसके बाद एक्सक्लूजन उसमें से क्या हुआ और नेट इन्वेस्टमेंट क्या था। सेम एज टर्नओवर के लिए हम एक्सपोर्ट के टर्नओवर को इसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट के टर्नओवर की काउंटिंग आपके टोटल टर्नओवर में नहीं होगी। तो आप उसको बैलेंस शीट जरूर आप स्टडी करें जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं उससे पहले। मोस्टली ये चीजें अभी चूंकि 1 साल होने को आ रहा है, 1 साल से ऊपर हो चुका है रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स को आए हुए, तो अब ये बहुत स्मूथली काम कर रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। इसके बाद छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे गवर्नमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके कि क्या आप जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं या नहीं। यदि आप यस करते हैं तो अच्छी बात है, नो अगर आप नहीं हैं तो आपको जेम रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय, सभी ऑफिस, सभी कार्यालय केवल केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही अपनी प्रोक्योरमेंट करेंगे, यानी अपनी खरीदारी करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि रेलवे एक ऐसा हमारा पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर वर्किंग है, रेलवे बहुत बड़ा सेटअप है। भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए रिजर्वेशन किया हुआ है, 25% का मार्केट रिजर्व किया हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस को टोटल प्रोक्योरमेंट का 25% केवल एमएसएमई सेक्टर से खरीदना होता है। यदि आप माने रेलवे साल भर में 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रोक्योरमेंट करता है, तो 25% हमारे लिए 500 करोड़ रुपए का मार्केट रिजर्व है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग रेलवे को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनके क्वालिटी नॉर्म से, उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से थोड़ा डरते हैं। लेकिन यदि आप उनके रेलवे एक ऐसा पब्लिक सेक्टर है कि जिसमें आपको टॉवल भी सप्लाई कर सकते हैं, आप बेडशीट भी सप्लाई कर सकते हैं, आप वुडन भी सप्लाई कर सकते हैं, आप पेन भी सप्लाई कर सकते हैं, आप पेपर भी सप्लाई कर सकते हैं, आप मग भी सप्लाई कर सकते हैं, आप चेन भी सप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप सब कुछ सप्लाई कर सकते हैं रेलवे में। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो इसीलिए जेम पोर्टल पर जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरी वाले हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट में उनकी रिक्वायरमेंट कम रहती है, लेकिन फिर भी यदि आप इच्छुक हैं तो उसमें जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है 23, ये ट्रेडेक्स पोर्टल है। ये एक पोर्टल डिलेड पेमेंट को देखते हुए बनाया गया है आरबीआई के द्वारा। इसमें जो भी बायर्स हैं और बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं, और वहां मॉनिटरिंग की जाती है कि कैसे टाइमली पेमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं तो ट्रेडेक्स में भी आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर फाइनली लास्ट ये में आपसे पूछा जाएगा कि आपका डीआईसी कौन सा पड़ता है, जिला व्यापार उद्योग कौन सा पड़ता है, तो आप ऑटोमेटिकली दिल्ली की जगह मध्य प्रदेश वहां सेलेक्ट करेंगे। तो वहां आप सेलेक्ट करिए, ये पॉपअप विंडो होगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन को टिक कीजिए, सबमिट कीजिए। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप मोबाइल पे ओटीपी जो आया है वो डालेंगे तो आपको ये इस तरह का एक मैसेज आएगा। मेरे सभी से रिक्वेस्ट है, जब आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करें तो आप इस का स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि ये हो सकता है हमसे मिस हो जाए। क्योंकि बाद में प्रिंट लेने के लिए ये नंबर जो आप देख पा रहे हैं, udyam-dl-02 देन 7 डिजिट का नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंट लेने के लिए, अपडेट करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट सेव कर लें अनटिल अनलेस आपका फाइनल प्रिंट आउट नहीं आ जाता है। यदि ये एक्चुअली नो पेन वाला अभी अपडेट हो गया है तो नो, विदाउट पेन के हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आपको ये मैसेज आएगा और है उनको ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है उस वाले पॉइंट पर क्लिक करना है, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार नंबर डालना है, ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी डालते ही आपके पास ये माइग्रेशन का ऑप्शन आएगा, आपसे यस और नो पूछा जाएगा। ऑब्वियसली आपको यस पे क्लिक करना है। आप आगे बढ़ते हैं तो आपसे आपका नाम, आप इकाई का नाम चेंज कर सकते हैं तो आप डाल सकते हैं। आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप जब बढ़ेंगे तो आपको क्लिक करना है और फिर आपको उसी प्रोसेस से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। इस पोर्टल में, नए पोर्टल में बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं कि आप मल्टीपल टाइम्स अपना उद्यम सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं, आप अपना उद्यम एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, आप उद्योग आधार वेरीफाई कर सकते हैं। फॉरगेट अगर आप भूल गए हैं तो उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन यूज करके आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार मेमोरेंडम, तीनों चीजें पता कर सकते हैं। मैं आपको अभी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी बताऊंगा ये सब चीजें, जैसे मैं आपको बता रहा था। यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है, मैं आपको अपडेट का भी ऑप्शन बताऊंगा। क्या ना, वेबिनार चल रहा है। हाँ, क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सभी इंडस्ट्रीज को क्लासिफिकेशन किया हुआ है और एनआईसी कोड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैं आपको लाइव बताऊंगा, इसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। अब मैं आपको हमारा लाइव उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम लाइव उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैडम मुझे एक कंफर्म करेंगे कि क्या आपको ये मेरा दिख रहा है क्या, गूगल क्रोम का पीपीटी दिख रहा है मैडम? दिख रहा है सर जी। तो एक क्लैरिफिकेशन आया था, बहुत सारे लोगों को इश्यूज आ रहे थे कि सर टर्नओवर, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो अभी रिसेंटली 28/9/2021 को हमारी मिनिस्ट्री ने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट का है, यदि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 को हम अभी 2020-21 में हमने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया है तो 2018-19 का डेटा हमें देना होगा। और अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा जैसे 2020-21 चल रहा है, 21-22 चल रहा है, तो हमें 2019-20 का उसमें डेटा देना होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि आप ये ब्लैक बोल्ड में पढ़ पा रहे होंगे, in case of company enterprises the account gets audited and completed by mostly October and November in 19. Also the process of GST return for the financial year 2018-19 follows similar timelines. तो इस कारण से डेटा मिलने में देरी होती है। तो हमने ऐसा प्रोविजन किया हुआ है कि सभी एमएसएमईज जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो वो उनका जो डेटा आए वो इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आए। यानी कि 2021-22 में हम अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो आपका जो इनकम टैक्स का डेटा रहेगा वो 2019-20 का रहेगा, ना कि 18-19 का। और यदि आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे तो आपको 2020-21 का आपका आईटीआर का डेटा यूज होगा। एक काम जरूर करें कि आपके आईटीआर के डेटा को अपडेट करा लें, क्योंकि आज ही मेरे पास एक ग्रीवेंस आया है। एक कंपनी बोल रही है कि सर हमारा आईटीआर हमने फाइल किया हुआ है, उसके बावजूद हमारा स्टेटस क्या है, माइक्रो से स्मॉल दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने या तो टर्नओवर ज्यादा रखा हुआ है या फिर आपने प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट उस आईटीआर में ज्यादा दिखाया हुआ है, क्योंकि दोनों ही आपके कम होने चाहिए, उसी के बेसिस पर आपका क्लासिफिकेशन होगा। तो ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब मैं आपको सबसे पहले हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जब भी रजिस्ट्रेशन करें
गूगल पे डालें udyamregistration.gov.in। ये इस तरह से एक वेबसाइट आपको खुलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हमारे यहाँ ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स हमारे खिलाड़ियों ने जीते थे, तो उसकी इमेज आपको मिलेगी क्योंकि ऑक्शंस के लिए रखे होते हैं इनके आइटम्स। हम इसको क्लोज करेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शन है। क्या हम नए उद्यमी हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह से ऑप्शन आएंगे। आप आधार नंबर डालें, आपका नाम डालें, वैलिडेट करें, आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आप डालेंगे तो आपके पास आगे के फॉर्म्स आएंगे। यदि आप पहले से ही आपके पास उद्योग आधार है, आपके पास आपने पहले से कोई और रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। फिर से सेम चीज आएगी, आपको अपना उद्योग आधार नंबर डालना है, आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रीवेंसेस बहुत सारी आ रही हैं कि सर हमें तो उद्योग आधार मालूम ही नहीं है, कैसे लाएं, हमारा मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, हमारा ईमेल आईडी अपडेट नहीं है। तो आपको क्या करना है, फॉरगेट उद्यम या फॉरगेट यूएम का ऑप्शन यूज करना है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ओटीपी के आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, उसमें ऐसे लोग जिन्होंने डीआईसी के थ्रू अपना असिस्टेड फाइलिंग, बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें आइडिया नहीं है कैसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना है। आजकल बैंकर्स, डीआईसी सभी लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके दे देते हैं डायरेक्ट आपका। तो यदि आपने असिस्टेड फाइलिंग के लिए अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको यहाँ पर जाके इसको करना है। फिर एनआईसी कोड्स, कैसे हम किस इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन कराएं, हमें समझ नहीं आ रहा, हम कौन सा 2 डिजिट कोड लें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सिंपल सेकंड वाला जो ऑप्शन है एनआईसी कोड, उसको क्लिक करना है। आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुलेगी। आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर कंट्रोल एफ का ऑप्शन यूज करना है। आपको ज्वेलरी डालना है, आप ज्वेलरी डालिए। ज्वेलरी नहीं मिल रहा है, आपको कुछ और डालना है, प्लास्टिक डालना है, प्लास्टिक आप डालें। जो भी आपसे रिलेवेंट आए आप उसको सेलेक्ट करें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप जाएं, इसमें आप सर्च कर सकते हैं। हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 45, 46, 45 जो ये है डिवीजन 45 2 डिजिट कोड, होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर एंड रिपेयर ऑफ ये, इसमें आप आपका 45, 46 और 47 कैटेगरी में आप अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। 46 में ऐसे लोगों का रखा गया है जो ट्रेडिंग करते हैं, होलसेल ट्रेडिंग करते हैं, एग्रीकल्चर मटेरियल्स, फूड, बेवरेज, हाउस होल्ड मशीनरी, इक्विपमेंट सप्लाई, अदर स्पेशलाइज, नॉन स्पेशलाइज। और 47 में रिटेलर्स के लिए रखा गया है। तो आपकी जैसी कैटेगरी आप उसके हिसाब से एनआईसी कोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला जो है वो हमारे लिए गाइडलाइन सर्कुलर जो भी है, नया क्या है, वो सब जानकारी यहाँ दी गई है। फोर्थ ऑप्शन है, आप मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी किसी का वेरीफाई करना है, ये बेसिकली पोर्टल दिया गया है बैंकर्स के लिए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए, या हम सभी के लिए, कि आपको लग रहा है कि ये फेक सर्टिफिकेट है तो हम उस फेक सर्टिफिकेट की आइडेंटिफिकेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक ये नंबर डाला है, मैं एक रैंडम नंबर है, इसमें आप डरे नहीं, आपका बहुत ज्यादा डेटा इसमें कोई भी चेक नहीं कर पाएगा। आपका मोबाइल नंबर वगैरह ही इसमें रहेगा, लेकिन आपका बहुत ज्यादा डेटा नहीं ले पाएंगे, बैंक वगैरह की एक्टिविटीज आपकी नहीं आएंगी। ये इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कब लिया है, हम इनसे देख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। फिर हम इस पे आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास यूएम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो हम वो प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम भूल गए हैं तो वो भी हम यहाँ से फॉरगेट का ऑप्शन यूज करके कर सकते हैं। यदि हमें कोई डिटेल अपडेट करनी है तो हमें फिफ्थ ऑप्शन यूज करना होगा। हम अपडेट पर जाएंगे, कैंसिल का ऑप्शन यूज कर, अपडेट या कैंसिल का ऑप्शन यूज, जो भी हमें यूज करना है, हम अपना नंबर डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें, ईमेल या मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, दोनों में से जिसमें भी आप ओटीपी चाहते हैं वो करें, आपके पास ओटीपी आएगा, आप फिर इसके आगे जा सकते हैं। इसके अलावा लॉगिन का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है तो लॉगिन आपको रिकनेक्ट करेगा और ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो अभी ये थोड़े दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आप इसमें लॉगिन भी कर पाएंगे। मैं आपको एक हमारी मिनिस्ट्री का जो सर्कुलर है ट्रेडर्स के लिए वो भी आपको बता देता हूँ।
जी, ये सर्कुलर अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने पूछा था कि क्या स्ट्रीट वेंडर्स या ट्रेडर्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ है कि जो भी ट्रेडर्स भाई हैं वो 45, 46, 47 में अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड किए गए हैं। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, The benefits of retail and wholesale trader MSME are to be restricted to priority sector lending only। इसका मतलब ये है कि आप मिनिस्ट्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में से केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो बेनिफिट्स है, यानी बैंकों से लोन, सब्सिडाइज लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट सबवेंशन, इन सब का फायदा ले पाएंगे। इसके अलावा जो हमारी अदर स्कीम है, चाहे वो CGTMSE है, डिजाइन क्लिनिक है, IPR है, डोमेस्टिक ट्रेड फेयर में भाग लेना है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम्स हैं, उन सब में ट्रेडर्स भाई भाग हमारे नहीं ले पाएंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा सर्कुलर है। मैं आपको इसमें एक वीडियो और जो हमारी मिनिस्ट्री का है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस MSME रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स ले सकते हैं। सर वॉल्यूम थोड़ा नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा मैडम, वॉल्यूम नहीं आ रहा? आपका तो आ रहा है, वीडियो में वॉल्यूम है सर? मेरी तरफ से फुल वॉल्यूम है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। आपकी तो आवाज सुनाई दे रही है सर, लेकिन अगर वीडियो में वॉल्यूम नहीं है जिस हमको देखना है तो लाइक इट्स ओके, बट वी आर नॉट एबल टू हियर द वीडियो। नहीं, मैं एक्चुअली दोबारा इसको करता हूँ, 1 मिनट दीजिए। मैडम अभी आवाज आएगा तो प्लीज बताइएगा, है ना? जी आपकी तो आ रही है सर, लेकिन इनकी ये जो वीडियो है, मे बी वीडियो में थोड़ा लाइक आप एडजस्ट कर दें। हाँ हाँ जी, नहीं आ रही है सर, इट्स ओके। अगर हमको पढ़ भी पाए तो भी काफी है। ओके, सॉरी, अगर नहीं आ रही है तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसको आपको अलग से शेयर कर दूंगा, आप आपके सारे मेंबर्स को शेयर कर दीजिएगा। जी जी जी, अगर चल रहा है वीडियो और अगर आप बता पाते हैं लाइक देन यू नो यू कैन बी द वॉइस ऑफ द वीडियो। नहीं, एक्चुअली इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो अपने उनकी लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छी रहेगी। कोई बात नहीं, हम इसको वीडियो को कभी भी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट पर ये सब चीजें दी हुई हैं, तो आप कभी भी हमारी वेबसाइट पर ये चीजें देख सकते हैं। अभी मैं आपको ज्यादा समय ना लेते हुए, ऑलरेडी 4:16 हो चुके हैं, मैं आपको लास्ट हमारा जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप बस मुझे 1 मिनट दें। तो जब तक आप अपलोड करते हैं, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि जैसे इफ the person who wants to register is having a rental manufacturing unit, क्या ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उद्यम में? बिल्कुल, यदि आपका रेंटल मैन्युफैक्चरिंग, दैट मींस आपका प्रीमाइसेस रेंटल है, क्या मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूं क्या उनसे? मैं आपको शेयर कर दूंगी उनके डिटेल्स। जी जी, हाँ। और एक चीज है कि जैसे जॉब वर्कर्स हमारे जो इंडस्ट्री में, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऐसे भी है कि जॉब वर्क भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होता है। तो लाइक under what section do they come, like are they considered as a service industry or a manufacturer?
एक्चुअली मैम इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को अभी भी इसमें नहीं कंसिडर किया जाता है। इसका एग्जांपल ये भी है कि इसमें एक केस चल रहा है मे बी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वेदर दे गेट द बेनिफिट ऑफ एमएसएमई और नॉट। तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क्स के लिए अभी इसमें नहीं अलाउड है। हेलो। हाँ सर। जी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वर्क्स आर नॉट अलाउड नाउ। राइट। एंड एक मिनट, छोटा सा पीपीटी है, मैं उसको फास्टली शेयर करूंगा, है ना। मुझे एक क्वेश्चन आया है इसमें Q&A में, डायमंड ट्रेडिंग कौन सा कोड लगेगा, एंड इफ I export diamond but not exactly export procedure, I am going to export by retail export via platform, like will it be considered as a Udyam registration for Udyam registration? Sir, you can make your registration in 40. If you are wholesaler, then you can go in 46, and if you are retailer, then you go for registration in 47 NIC code. And further, for 4-digit and 5-digit code, when you select the 2-digit code, it automatically suggests you the 4-digit and 5-digit code. Thank you sir. हाँ मैडम, ये एक बस एक सेकंड दीजिए, पीपीटी मेरा ओपन ही हो रहा है। मैडम कितना समय है अभी हमारे पास? डोंट वरी अबाउट टाइम, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं काफी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। तो और एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन वेयर एन एंटरप्राइज हु मैन्युफैक्चर वन सेक। हाँ प्लीज आप बताएं, मैं आप बता देता हूँ। I'm going to export small diamond single item via eBay. Can I talk? आशीष जी, जैसे ही वेबिनार खत्म हो जाता है आप मुझसे संपर्क करिए। I'll be sharing sir's details. सर आप भी अपने डिटेल्स चैट में डाल के, like our members will be able to connect with you for that details. और else अगर नहीं कनेक्ट कर पाते तो surely you can like drop an email to me. मैं अपनी डिटेल्स इसमें चैट में डाल देती हूँ, my email ID and contact details. So we will be sharing the details, like Gaurav sir's details with you. सर एक क्वेश्चन आया है मिस्टर सवानी से, whether an enterprise who manufactures goods by outsourcing from karigars but doesn't have a factory or workshop, then such enterprise has to register as manufacturer or trader. मैम आप रिपीट करेंगे एक बार? Whether an enterprise manufactures goods by outsourcing from karigars but doesn't have a factory or workshop, then such enterprise has to register as a manufacturer or trader. मैम देखिए, एज ए अगर उनके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो दे कैन, मेरा सजेशन है कि वो ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि यू हैव टू शो समथिंग। शॉप एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी एक एक्ट पास है, सभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉलो करती हैं, और आपके पास अगर वो सब चीजें नहीं है तो आपको मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में ही लेना चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में नहीं लेना चाहिए। Can the manufacturing address and जैसे like addresses की बात की आपने, तो can there will be only one address, एक ही एड्रेस हो सकता है कि मल्टीपल एड्रेस होना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मेरा 10 बाई 10 का परमाइसिस है, मेरा छोटा सा काम है, मैं दोने पत्तल बनाता हूँ या मैं जेम एंड ज्वेलरी का काम करता हूँ, मेरा 10 बाई 10 के स्पेस में काम हो रहा है, एंड इट्स ए कॉमर्शियल प्लेस, और जो भी है कॉमर्शियल कनेक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं है, आप एक ही एड्रेस यूज कर सकते हैं। जी थैंक यू। जी मैं आपको फास्टली, ये मेरी एक छोटी सी पीपीटी आप देख पा रहे हैं? जी देख पा रहे हैं। हाँ, मैं इसको कवर करना चाहूंगा क्योंकि बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब हमें नॉलेज होगी, और नॉलेज के लिए जरूरी है कि हमारे पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
हमारा पॉलिसीज बनाना काम है, हमारा ऑफिस का काम है कि उनको इम्प्लीमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट के साथ थ्रू आउट द कंट्री, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना। एमएसएमई डीआई इंदौर के 2 और ऑफिस हैं, ब्रांच रीवा एंड ब्रांच ग्वालियर, और एक हमारा टेस्टिंग स्टेशन भी है भोपाल में, जहां पर हम मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल की टेस्टिंग करते हैं। डेफिनेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 जुलाई 2020 से ये इफेक्टिव है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए सभी को। ये ऑलरेडी हम इस पे आज बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश का स्टेटिक्स है, मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक केवल 1,35,640 लोग ही रजिस्टर्ड हैं, और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये 5 लाख क्रॉस करे और हमारे बहुत सारे सभी लोग इसमें रजिस्ट्रेशन लें, लेकिन थोड़ा स्पीड कम है, होगा जरूर, ऐसी एक्सपेक्टेशन मिनिस्ट्री की है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी रिम्बर्समेंट स्कीम में बेनिफिट चाहिए तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन कि आपको इसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। एग्जांपल, यदि आपको भारत सरकार की मदद से किसी भी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो आपका मुंबई में जेम ज्वेलरी एक्सपो हो रहा है, आप एमएसएमई में मैन्युफैक्चरिंग में रजिस्टर्ड हैं और आप भाग लेना चाहते हैं, हम आपको पैसा दे रहे हैं, रिम्बर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने एमएसएमई डेटा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। तो जिनका भी एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो एमएसएमई डेटा बैंक में रजिस्ट्रेशन जरूर करें। सिंपल वेबसाइट है, msmedatabank.in पे जाएं, वहां रजिस्ट्रेशन करें। सिंपल प्रोसीजर है, एक पेज खुलेगा, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो फिल्ड रहेंगी, जहां पर नहीं है आप उसको चेक कर लें, यस नो का ऑप्शन ज्यादा मिलेगा आपको, अपडेट कर लें, और उसमें कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, बस केवल आपका डेटा फीड हो जाएगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, हमारे पास वेरिफिकेशन के वो रहते हैं तो हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। भारत सरकार ने और आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसा ऐप डिजाइन किया है जिसको हम माई एमएसएमई ऐप बोलते हैं। इस ऐप को सभी एमएसएमईज को अपने मोबाइल में रखना चाहिए, क्योंकि इस ऐप की मदद से आप भारत सरकार की सभी योजनाओं तक सिंगल पॉइंट कनेक्शन के थ्रू पहुंच सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में ये ऐप है तो आप जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, जो भी उनमें अपग्रेडेशन हुआ है, डाउनग्रेडेशन हुआ है, स्कीम बंद है, स्कीम चालू है, आप सब इस मोबाइल ऐप के थ्रू देख सकते हैं। ये सभी प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, जितने भी हमारे स्टोर्स हैं जहां से हम डाउनलोड करते हैं, ये सभी पर अवेलेबल है। माई एमएसएमई का सारे सिक्योरिटीज मेजर्स इसमें लिए गए हैं, आप सारी स्कीमों को अप्लाई कर सकते हैं, रिम्बर्समेंट का फॉर्म भर सकते हैं, पूरा प्रोसेस किया हुआ है। जैसे दुनिया मोबाइल में आ चुकी है ऑलरेडी, फिंगर टिप्स पे सब हम ग्लोब का कुछ भी देख सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हुए इसको रखा है कि आप सभी इसको यूज करें, और बहुत ही अच्छा अगर आप यूज करेंगे तो आपको बड़ा गुड फील आएगा कि हम कैसे मोबाइल से बैठे बैठे अपनी चीजें कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। जैसे मैं आपको बता रहा था, तो भारत सरकार ने एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाई हुई है एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम एमएसएमई को मार्केट उपलब्ध कराते रहें। मार्केट किससे मिलेगा? क्योंकि सबसे बड़ा बायर भारत सरकार खुद है। अगर भारत सरकार ही बाहर के लोगों से खरीदेगी तो थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए भारत सरकार ने अपने टोटल प्रोक्योरमेंट का 25% रिजर्व किया हुआ है एमएसएमई एंड जो हमारे रजिस्टर्ड हैं मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, इसमें से भी रिजर्वेशन किया हुआ है। यदि SC ST या वुमेन है तो उनके लिए 5%, और उसमें 25% का 3% वुमेन के लिए। टेंडर में भी हम लोग 1 मिनट मैडम जी। सॉरी एक्चुअली डिस्टरबेंस के लिए। इसके अलावा इसमें ये भी प्रोविजन किए हुए हैं मैडम, मैं चाहूंगा कि अगर हमारे साथ मैन्युफैक्चरर्स या सर्विस प्रोवाइडर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ये बता सकते हैं बाद में कि सरकार ने ये भी प्रोविजन किया है कि यदि आप किसी टेंडर में भाग लेते हैं तो आपको L1 + 15% का भी बेनिफिट वहां पर मिला जाएगा, दिया जाएगा। और चूंकि टेंडर में भाग लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा फाइनेंशियल वो रहता है कि टेंडर फीस ही, टेंडर को खरीदने की फीस है, फिर टेंडर में पार्टिसिपेट करने की फीस है, फिर EMD है, तो बहुत सारे लोग इसी कारण से डर जाते हैं कि अरे कौन पैसा इसमें इन्वॉल्व करे।
लेकिन यदि आप एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये टेंडर्स वाला, ये ट्रेडिंग वालों के लिए बेनिफिट्स नहीं है, कृपया ध्यान दें, उनके लिए केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ही बेनिफिट्स हैं। तो यदि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर कोई रजिस्टर्ड है एमएसएमई में, तो ना तो उसको कोई टेंडर फीस कभी देनी है, ना ही उसको कोई ईएमडी देनी है, और वो पूरा का पूरा टेंडर जो डॉक्यूमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ले सकते हैं। तो दे आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। आगे बढ़ेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। संबंध पोर्टल भी बनाया हुआ है एमएसएमई डिपार्टमेंट ने। संबंध पोर्टल का मतलब ये है कि आपका किस डिपार्टमेंट ने किससे कितना खरीदा, किस पीएसयूज ने कितना खरीदा, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे कि इंडियन ऑयल देखिए आप कितना 16,700 करोड़ का एनुअल टारगेट है। अब आप सोचिए उसमें से एमएसएमई से उन्होंने कितना खरीदा है, 2,170 करोड़। इट्स अ ग्रेट वैल्यू, और हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करने में अभी भी पीछे हैं। दे आर डूइंग गुड जॉब। अब आप देखिए, एक 14 नंबर पे है, दे आर डूइंग 718% फ्रॉम एमएसएमई। सो मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन यूटिलाइजेशन करना हमारे हाथ में है कि हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा डिलेड पेमेंट एक्ट बनाए हुए हैं। आपका पेमेंट 45 डेज से ज़्यादा अगर रोकते हैं तो आप इस समाधान पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। इसकी ईयरली मीटिंग्स होती हैं, हाफ ईयरली मंथली मीटिंग्स होती हैं। आप समाधान पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका डिलेड पेमेंट का केस आप अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन के थ्रू इसमें लगा सकते हैं। ये फर्दर आगे प्रोसेस में जाएगा, दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, और नॉर्मली जो फेवर होते हैं वो एमएसएमई के फेवर में ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये बेनिफिट है इस पोर्टल का कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना डिलेड पेमेंट का जो भी इश्यूज है वो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, केस रजिस्टर कर सकते हैं। आपको आपके स्टेट के एमएससीएफसी में हार्ड कॉपी उसका जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे वो भेजना होगा, और थोड़ा सा उनके जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे। स्पेशल क्रेडिट स्कीम, वी नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी रनिंग ए स्पेशल क्रेडिट स्कीम, जिसमें SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को लोन के प्रोविजंस रखे गए हैं। 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम SC/ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और इसमें जो लोन का है मैक्सिमम 1 CR आप लोन ले सकते हैं फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट 25 लाख से ज्यादा रहती है। PMEGP में 25 लाख तक का ही लोन मिलता है, हमें 2 CR तक का लोन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ऐसा भी प्रोविजन किया हुआ है कि हम लोग 2 करोड़ तक का लोन देते हैं बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। इसमें आपसे बस फीस लेते हैं कि यदि आपका 5 लाख तक का क्रेडिट लोन है तो आपसे 1% फीस ली जाएगी उसको सिक्योर करने की। यदि आपका 5 से 50 लाख तक का है तो 1.35% वुमेन और माइक्रो इंडस्ट्रीज से, 1.5% फॉर अदर्स से। और यदि आपका 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक का लोन है तो आपसे 1.80% फीस लेकर आपका लोन क्या है, सिक्योर कर दिया जाएगा। यानी कि यदि आप कभी फ्यूचर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में आते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, तो ये आपका लोन क्या है, एनुअल गारंटी में कवर हो जाएगा। ये CGTMSE में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज है कि इसमें सारे नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स सभी इसमें ऑलरेडी इंगेज हैं। Retailers are also can get the benefits under this scheme. नेक्स्ट स्कीम है हमारी क्लस्टर डेवलपमेंट। मृणाली मैडम को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्लस्टर एक स्कीम है जहां पर एक जैसा सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग MSMEs आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनके लिए कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, उनको स्किल प्रोवाइड करने में, उनके लिए CFC तैयार करने में, कॉमन फैसिलिटी सेंटर जहां पर टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रॉ मटेरियल डिपो, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अरेंजमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्शन प्रोसेस, ये सब के अरेंजमेंट्स रहते हैं। सर थोड़ा सा स्फूर्ति के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ मैडम, स्फूर्ति पर ही आ रहा हूँ जी। इसमें हम लोग 2 तरह से हेल्प करते हैं। सॉफ्ट इंटरवेंशन जिसमें कि टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड हार्ड इंटरवेंशन कॉमन फैसिलिटी सेंटर। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है एसोसिएशन का, जिसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। इसमें 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग द फाइनेंशियल बेनिफिट्स। अगर आप CFC लगाना चाहते हैं तो मैक्सिमम एलिजिबल प्रोजेक्ट इसकी 20 करोड़ है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका 70% देती है और 90% देती है स्पेशल कैटेगरी। यदि एसोसिएशन के मेंबर स्पेशल कैटेगरी वाले हैं या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो इनके लिए है जहाँ पर 50% से ज़्यादा ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ 90% कंट्रीब्यूशन होता है। ID में भी हम लोग देते हैं पैसा। नए ID के लिए या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको उसको अपग्रेड करना है, सीवेज लाइन डालनी है, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट्स करने, तो इसके लिए भी 15 करोड़ तक का गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखा हुआ है। 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है, बाकी एसोसिएशन का रहता है या स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। तो एक बार डिटेल डिस्कशन इसमें आप हमारी टीम के साथ कर सकते हैं, हम इस पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। TEDx के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा आप जरूर समझ लें। मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस रजिस्टर्ड MSMEs कैन गेट, हमारे स्कीम के अंतर्गत साल में 2 बार किसी भी ट्रेड फेयर में भाग ले सकते हैं। 6 स्क्वायर मीटर के स्टॉल के लिए उनको हम 80% तक जो भी उनका लोअर फेयर रहेगा वो जनरल कैटेगरी को हम रिम्बर्स कर देते हैं, और SC/ST महिला के लिए हम लोग 100% रिम्बर्समेंट करते हैं, जिसकी लिमिट आप देख पा रहे होंगे। तो हम मेट्रो A क्लास सिटी में 1.25 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट करते हैं, B क्लास सिटी में 75,000 रुपए और C क्लास सिटी में 55,000 रुपए तक का इसमें रिम्बर्समेंट करते हैं। इसमें कम से कम 10 यूनिट का ग्रुप मिनिमम होना चाहिए, तो आप खुद से भी ये इवेंट कर सकते हैं। एसोसिएशन के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। इसके अलावा हम कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर भी देते हैं, आने जाने का खर्चा देते हैं आपको, वहाँ पर फेयर में भाग लेने का देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर साल भारत सरकार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स भी करती है, तो आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भी भाग ले सकते हैं। मैं उसकी आपको जानकारी देता हूँ कि आपको कैसे स्पेशल इस तरह के जो बेनिफिट्स आप देख पा रहे होंगे, तो ये सब बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। रिसेंटली हमारी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम भी लॉन्च हुई है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन स्कीम में 3 कंपोनेंट है: मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर एंड फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल मार्केट इंटेलिजेंस। फर्स्ट स्कीम का जो MDA कंपोनेंट है वो लॉन्च हो चुका है। इसके तहत हमारी मिनिस्ट्री ने इस साल के लिए 736 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। आप वेबसाइट में देख सकते हैं जाकर। यदि आप इनमें से किसी भी ट्रेड फेयर में भाग लेना चाहते हैं तो आपकी एसोसिएशन के थ्रू आप इन ट्रेड फेयर्स में भाग ले सकते हैं। कम से कम 10 लोगों का आना जरूरी है। फिजिकल मीडियम से आप जा सकते हैं, वर्चुअल मीडियम में भी कर सकते हैं। वर्चुअल मीडियम में एसोसिएशन के थ्रू कर सकते हैं। हम आपको क्या बेनिफिट देंगे? हम आपको स्पेस रेंट देंगे मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का, 100% सब्सिडी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। जो भी आप एक्चुअल पे करेंगे, हम आपको एयर फेयर देंगे 1.5 लाख रुपए तक का। साथ में मृणाली मैडम अगर साथ में जाती हैं तो आपको हम 1.5 लाख रुपए तक का आने जाने का खर्चा और $150 USD पर डे का आपको भी देंगे मैडम। इसके अलावा फ्रेट चार्जेस हम आपको देंगे 50,000 पर MSME और 75,000 यदि आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी चार्जेस के लिए हम 2.5 लाख रुपए तक देते हैं। लेकिन यदि आपका डेलीगेशन 14 MSME तक है और इससे कम नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से हम लोग इसमें भी बेनिफिट्स देते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर हम लोग आपको 5,000 रुपए तक का बेनिफिट पर पार्टिसिपेंट्स भी देते हैं। अगली जो स्कीम है वो डिजाइन क्लिनिक स्कीम है। वेरी वेल नो कि इसमें हम 15 लाख रुपीस तक का डिजाइन पर काम करते हैं। चूंकि हम जेम्स एंड ज्वेलरी वाले हैं, हमारे लिए डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के साथ कंट्रीब्यूशन है। हम लोग ऑलरेडी उनके साथ MOU साइन है। आपको हमारी इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए NID अहमदाबाद, IISc बेंगलोर, आप दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का यदि 3 कम से कम यूनिट हमारे इसमें आनी चाहिए तो 75-25 रहेगा, और 25 लाख रुपए यदि 3 से ज़्यादा माइक्रो यूनिट्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। साथ के साथ यदि इसमें स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल भी जाना चाहते हैं तो वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए मैं 25 लाख में 60-40 का रेशियो है। पेटेंट भी हम लोग, आपने कोई बहुत अच्छा ट्रेडमार्क, मतलब आपने बहुत अच्छा ज्वेलरी या प्रोसेस में आपने कोई जेम्स एंड ज्वेलरी में कुछ अच्छा प्रोसेस
ऐसा डिजाइन किया है, डेवलप किया है जिससे ईज ऑफ डूइंग हुआ है, आपने उसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया और आपको पेटेंट ग्रांट हुआ है, तो आप 1 लाख रुपए रिम्बर्समेंट हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारी मध्य प्रदेश शासन जो है 5 लाख रुपए दे रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप वहाँ आवेदन दें। यदि आपको 5 लाख रुपए का रिम्बर्समेंट वहां से नहीं मिलता तो आप 1 लाख रुपए हमसे ले सकते हैं। ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है। हम सभी देख पा रहे हैं जीजेईपीसी ने एक अपना ट्रेड लोगो बनाया हुआ है, उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया हुआ है। तो इसी तरह सभी उसको रजिस्टर्ड जरूर कराएं, क्योंकि यदि आपका ब्रांड कभी फ्यूचर में एस्टेब्लिश होता है, आपका बहुत फेमस होता है, चाहे वो आपका क्योंकि ब्रांड कभी भी फेमस हो सकता है, या और आपने अगर ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो फिर उसका मिस यूटिलाइजेशन, इंक्रोचमेंट, इन्फ्रिजमेंट बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उन सब से बचने के लिए यदि आपको अपने ब्रांड की वैल्यू बनानी है, उसकी रॉयल्टी का यूज करना है, अपने ब्रांड को एस्टेब्लिश करना है, तो ट्रेडमार्क जरूर लें। जब भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे तो ट्रेडमार्क अथॉरिटी आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होने के कारण ही 50% डिस्काउंट पहले से दे देगी। और यदि जो भी बाकी का एक्सपेंडिचर होगा वो आप हमारे से 10,000 रुपए तक ले सकते हैं। नॉर्मल एक्सपेंडिचर की रेंज 5,000 से 10,000 रुपए के बीच में ही रहती है। जैसा मैंने बताया, सारी चीजें मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं, तो कोई भी एमएसएमई वहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन का सेंटर भी चलाते हैं अपने एमएसएमई डीआई इंदौर में। यदि आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज में हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैडम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईएफसी एक अलग, आई एम आल्सो कोऑर्डिनेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रॉम एमएसएमई डीआई इंदौर। वी आर रनिंग वन एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर हम क्या क्या आपको सुविधाएं देते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। हमारा क्या फंक्शन है? हमारा फंक्शन है हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स, आपको इंटरनेशनल ट्रेड्स में एडवाइजरी करना, कैसे आप इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में भाग लें। जो भी आपको आईसी कोड लेना है, ईसीजीसी से काम है, डॉक्यूमेंटेशन का है, सीएचए है, वो सब हम आपको यहाँ गाइड करते हैं। जितनी भी हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, हम उनके साथ आपकी मीटिंग्स कराते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनके साथ है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट को डेटा भेजते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डीजीएफटी से जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहती है हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं अंडर वन अम्ब्रेला। और हमारा ऐसा प्रयास है कि हम मंथ में एक मीटिंग ऐसा रखेंगे कि जैसे डीजीएफटी का कोई भी ऑफिसर या ईसीजीसी या एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल या जीजेईपीसी का कोई भी ऑफिसर हमारे ऑफिस में सिटिंग करेंगे, और जो भी हमारे एक्सपोर्टर उनसे मीटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। एक हम इस तरह की प्लानिंग में हैं और भविष्य में बिल्कुल ऐसा करेंगे। अब हम डायरेक्टली स्फूर्ति पर आ जाते हैं, क्योंकि समय बहुत जल्दी जा रहा है। स्फूर्ति, बेसिकली स्फूर्ति जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की स्कीम है, और हमारा ऑफिस डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई के अंडर में आता है। और अभी जो ये स्कीम है, ये 2 एजेंसियां, मेन नोडल एजेंसी जो है इसकी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, उसके द्वारा ये देखा जा रहा है। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने फर्दर इम्प्लीमेंटिंग के लिए हर स्टेट में अलग अलग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आइडेंटिफाई की हुई है, जिसकी लिस्ट आप स्फूर्ति की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो आईजीटीआर इंदौर और सेडमैप इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। और ये स्फूर्ति स्कीम ऐसे लोगों के लिए है जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स होते हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो किस तरह से एक छोटा क्लस्टर बनाकर लेके 5 करोड़ तक के बेनिफिट्स ले सकते हैं। कैसे लेना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ये क्लस्टर तभी बनेगा जब उसकी मार्केबिलिटी हो प्रोडक्ट की, उसमें डिजाइन इंटरवेंशन हो, पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट हो, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट हो। इस तरह से स्फूर्ति में जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है उनका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें हम आपको क्या मदद करेंगे? हम आपको सॉफ्ट इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे, वुड कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज सच एज जनरल अवेयरनेस करेंगे, काउंसलिंग, मोटिवेशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन से रिलेटेड एक्टिविटीज, सेमिनार्स, वर्कशॉप। फिर हम ट्रेनिंग्स पर जाएंगे। उसके बाद हार्ड इंटरवेंशन का इसमें ऑप्शन है, जिसमें कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, रॉ मटेरियल बैंक, अपग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसमें रहेगा। एंड लास्ट थर्मेटिक इंटरवेंशन इसमें रहता है, जिसमें हार्ड कंपोनेंट और सॉफ्ट कंपोनेंट के दोनों को मिला के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे हम लोग जा सकते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेल इंक्लूड हार्ड इंटरवेंशन एंड सॉफ्ट इंटरवेंशन, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाया। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कम से कम 500 आर्टिजन्स, तो हमें 2.5 करोड़ तक का इसमें बेनिफिट्स मिलेगा।
और यदि 500 आर्टिजन से ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो 5 करोड़ तक का बेनिफिट हम इसमें भारत सरकार के द्वारा ग्रांट ले सकते हैं, असिस्टेंस ले सकते हैं। क्लस्टर विद लेसर नंबर ऑफ आर्टिजन्स वर्कर कैन आल्सो बी प्रपोज्ड बाय nodal agencies, but number of artisans workers should not be less than 100, एटलीस्ट 100 तो होना ही चाहिए। उसी प्रोपोर्शन में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांटिंग एड मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट और जो हमारे हिली एरिया है उनके लिए गवर्नमेंट ने और रिलैक्सेशन किया हुआ है, उनको केवल 50 भी यदि वो आर्टिजन्स कनेक्ट करते हैं तो 50 में भी उनको ये स्कीम में बेनिफिट मिल सकता है। कैटेगराइजेशन क्या है, कौन कौन से इसमें ले सकते हैं? इसमें 3 कैटेगराइजेशन है। खादी इंडस्ट्रीज यानी जो कि हैंडलूम और उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं। विलेज इंडस्ट्रीज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, ये सब इसमें आ सकते हैं। देन जो नेक्स्ट है हमारा है पॉलीमर एंड केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, ये आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया हुआ है। फोर्थ है हमारा क्वायर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। तो इस तरह से स्फूर्ति के हमारे मैंने थोड़ा सा दिया, यदि आपका कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन स्कीमों का इन स्कीमों में भाग ले सकते हैं। सॉरी थोड़ा सा जल्दी रहा होगा, बट टाइम का कंसिस्टेंट है और हम लोग, मैं भी दिवाली पे छुट्टी पे जाने वाला हूँ तो इसलिए मैंने भी आज थोड़ा सा लास्ट डे होने के कारण जी। थैंक यू सो मच गौरव जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने सब्जेक्ट को टच किया है और मुझे लगता है कि आपको फिर से समय निकाल के एक दिन हमारे बड़ी ऑडियंस के साथ में जुड़ना होगा, क्योंकि दिवाली का वेकेशन और दिवाली की कमिटमेंट्स की वजह से जो मेंबर्स हैं हमारे उनके लिए भी लंबा समय तक वेट करना और चीजें थोड़ा उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं जो सदस्य यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक बने हुए हैं, मैं सभी आप सबको दिवाली की शुभकामना देते हुए और गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम इस कार्यक्रम का आप समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम निश्चित तौर पे आपके इस पूरी तरह से जो जानकारी आपने दी है इसका हमें दोबारा लाभ मिले और कुछ ऐसी चीजें ऐसी स्कीम वगैरह जिसका भी सर्टेन चीजों में क्लैरिटी आनी बाकी है, उसका और डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम एक दूसरे वेबिनार में जो कि प्रॉब्ली दिवाली के बाद हम प्लान करेंगे उसमें आप सभी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मैं DJPC से मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली से हम आप सबसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एंड हैप्पी दिवाली टू यू थैंक यू सर। थैंक यू एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू।